नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 17 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है ताकि जितने भी फैक्ट्स हैं, डेटा और फिगर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप सभी को एक बहुत आसान भाषा में याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इस बेहतरीन कार्टून के साथ। जैसा आप ये देख सकते हैं, इस कार्टून में आज की डेट में दिखाया गया है एक ऊंट जो है वो घायल हो चुका है और उसके ऊपर एक लेडी है। अब ये लेडी दिखाई गई है, ये हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको दिखाया गया है। और कैसा दिखाया जा रहा है कि ILFS, अब ILFS की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ये है ILFS की फुल फॉर्म। में लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ याद हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये एक्चुअल में करती क्या है? देखिए, हमारे कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोडक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एनहांसमेंट होता है वो इसके थ्रू किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अब क्या दिखाया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ ऊँट जिस तरीके से दिखाया हुआ है तो दिखाया जा रहा है कि ये कोलैप्स हो गई है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है किस तरीके से उनको आगे जाके DFI तक पहुँचना है। अब ये DFI है क्या? DFI होता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ तक क्यों पहुँचना है? जैसा आप देख सकते हैं कि अगल बगल बगल यहाँ पर NPA दिखाया हुआ है, NPA के अलावा यहाँ रिसेशन दिखाया हुआ है। और ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री इन दोनों चीज़ों से ही एक तरीके से ग्रस्त है। NPA क्यों? अब NPA होता क्या है? इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता क्या है? मान लीजिए कि मैंने एक लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने उस लोन को एक तरीके से रिटर्न नहीं किया और मैं भाग गया, या किसी भी तरीके से मैंने ऐसा कोई तरीका निकाला कि मैंने उस लोन को नहीं रिटर्न किया, तो उस बैंक के लिए जो उसने मुझे लोन दिया था वो एक NPA हो जाएगा। तो ये चीज़ है एक्चुअली में, इसे कहते हैं NPA। तो NPA से तो हमारे देश काफ़ी हद तक घिरा हुआ है। जैसे आपको पता है, नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या जो हो गए, जो भी इन्होंने काम किए, ये सारे NPAs जो हमारे बैंक में बने हैं इन्हीं की वजह से बने हैं। उसके अलावा रिसेशन की बात की गई है। अब रिसेशन की बात क्यों की गई है? जैसा आपको पता होगा कि कोविड के दौरान आपको पता है कि इकोनॉमी जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अब क्योंकि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है तो सिंपल सी बात हम देख सकते हैं, जो हमारी GDP है वो अभी हमें एक तरीके से नेगेटिव में दिखाई दे रही है। तो ये बताता है कि हमारी कंट्री भी करेंटली रिसेशन में है। ऑल तो बताया गया कि अगले साल तो हम अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास ग्रो करने वाले हैं, लेकिन कोरोना के दौरान तो यही हुआ है कि हमारी कंट्री प्रॉपर्ली रिसेशन में है। इनफैक्ट रिसेशन में नहीं, हमारी कंट्री टेक्निकल रिसेशन में है। अब टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? देखिए, जनरली अगर मान लीजिए एक कंपनी के पहले क्वार्टर में आप कह सकते हैं जो ग्रोथ रेट था नेगेटिव में था, उसके बाद के क्वार्टर्स में भी ग्रोथ रेट सक्सेसफुली नेगेटिव में ही आ रहा है, तो उसे कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। तो अभी हमारी कंट्री इस प्रॉपर कंडीशन में प्रिवेल कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये कार्टून की ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी आज की डेट में, और सच में ये करंट जो कंडीशन है उसकी ILFS की जो करंट कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली दिखा रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड से। बताया गया कि शिक्षा जो है ये एक सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस हथियार से आप इस दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। देखिए, दुनिया में लोगों का पैसा भी होता है, जो मनी होता है वो भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी पावर होती है, जिस पोजीशन को आप होल्ड करते हैं, उस पोजीशन में मान लो कि कल को आप जाके सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर हो सकेगी। और आपको जो लगता है कि जो देश में या आपके जो ज़िले में जो गड़बड़े हैं उनको सुधारना है, तो ये पावर जो है आपको करने में हेल्प करेंगी। और ये पावर कैसे आएंगी? ये आपकी नॉलेज से आएंगी, यानी जो शिक्षा की बात यहाँ की गई है। तो डेफिनेटली हमको ये चीज़ ध्यान देनी है कि शिक्षा जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वो है, और इससे आप इस दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो आप बदलाव ला सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल आप जोश के साथ बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। आपके लिए करंट अफेयर्स का काम जो है, जितने भी एडिटोरियल का काम है वो हम कर रहे हैं। बाकी आप इसको पढ़ते रहिए और आप नॉलेज गेन करते रहिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स में, आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें, आपकी जो GDs हैं जहाँ भी आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप SSB देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी GDs होती हैं, तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप ग्रुप A पोस्ट में जाके इस देश की सेवा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन सेक्शन की तरफ, जो है अपना एडिटोरियल का सेक्शन। अब देखिए, एडिटोरियल में हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज। पहली बात की जाती है ब्रिजिंग द गैप। ये है हमारा पहला आर्टिकल। अब ये किस गैप की बात कर रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली IITs और जो हमारे IIMs थे उनमें ये देखा गया कि वहाँ पर जो कोटा वाइज सीट होती है, यानी जो SCs के लिए सीट होती है, जो STs के लिए, जो OBCs के लिए जो प्रॉपर सीट्स बनाई गई हैं, ये सीटें भरी नहीं गई थी। बहुत कम परसेंटेज जो था कि वो भरा गया था, और मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है IIT IIM उनमें सीटें भरी ही नहीं गई हैं। तो एक तरीके से गैप जो है सोसाइटी का, ये मतलब कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी के अंदर जो गैप है ये फिल नहीं हो रखा है। तो राइटर उसी की यहाँ पर प्रॉपर बात कर रहे हैं, हम इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे।
उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है। अब पब्लिक हेल्थ यहाँ पर इस आर्टिकल में जैसे बोला गया, वी नीड टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अभी क्या चीज़ है, देखिए अब कोविड के दौरान आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें देखा कि हेल्थ में किस तरीके के हमें एडवांसमेंट रिफॉर्म हमें लाने की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में। तो यहाँ पर उसी की बात की गई कि हमें इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में पब्लिक हेल्थ में करना है, ऐसा यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं। तो हम इसको भी प्रॉपर्ली देखेंगे। उसके अलावा अगला आर्टिकल है रिस्पॉन्सिबल एआई, द नीड फॉर एथिकल गार्ड रेल्स। अब गार्ड रेल्स क्या होती हैं, देखिए गार्ड रेल एक तरीके से आपको आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी चीज़, जैसे सड़क के किनारे आपने देखी होंगी जो फेंसिंग लगाई जाती है ताकि कोई नीचे ना गिर जाए इस तरीके से, तो वो एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती हैं ताकि हम उस गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, गिर ना जाएं। वैसे ही यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है राइटर उसकी बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको हम एज अ गार्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए और अपने कंट्री के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। अब क्यों राइटर ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर के अकॉर्डिंग अच्छा भी है, गुड और बैड भी है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और राइटर ने दोनों यहाँ डिस्कस की है और ये भी बताया कि फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सही डायरेक्शन में आके हमारे कंट्री में प्रोग्रेस करे। यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया का जो मोस्ट वांटेड, जो आप कह सकते हैं गैंगस्टर थे, जितने भी क्रिमिनल्स थे, उनकी जो रोड है, जिनका जो पाथ है, जिस एजेंसी को उस पाथ में जाना चाहिए वो उस एजेंसी में, उस पाथ में नहीं जा रही है। यहाँ पर राइटर सीबीआई की बात कर रहे हैं, एक तरीके से राइटर सीबीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो राइटर हैं वो खुद सीबीआई के एक आप कह सकते हैं एम्प्लॉय रह चुके हैं, सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सीबीआई का एक तरह से क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये क्रिटिसिज्म नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से रिफॉर्म्स बताए जाएंगे कि फ्यूचर में सीबीआई में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि जो एक्चुअल काम है सीबीआई का ऑन ग्राउंड वो काम वो सक्सेसफुली कर सके। इसके अलावा इस आर्टिकल में राइटर बात करते हैं एक रोबस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप की। अब किसके बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में, कि अभी तो हमारे जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं, हम प्रोग्रेस भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो हमारे रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग हो और दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से फ़ायदा हो। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हम टोटल 5 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दो आर्टिकल तो ज़्यादा आए लेकिन मोस्टली आर्टिकल जो उसमें आए थे, मतलब मोस्टली तो नहीं, 2-3 आर्टिकल्स पॉलिटिकल थे और पॉलिटिकल आर्टिकल हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है, अब जो पहला आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात में देखिए, अब हमें इसमें चीज़ क्या ध्यान देनी है, इसमें हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी हमारे करंट कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अब ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो कंप्यूटर्स में और बाकी जो रेलवेज़ में हमारे जो रोबोट्स बन रहे हैं, कहीं भी जो इन सब टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। लेकिन इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। सेम बात राइटर ने यहाँ भी की गई है। जैसा आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, हम इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके देखेंगे। अब देखिए, जैसा यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ फ्यूचर में बढ़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि हमारे जो एक तरीके से जीपीएस हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, आपको पता है गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे फ़ोन में, जो मैपिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसके अलावा हम जो आज की डेट में जितनी भी ईमेल्स होते हैं, वेब सर्चेज जो होते हैं, वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं उस पर बेस्ड होती हैं। अब किस तरीके से, मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अमेज़ॉन में जाके सर्च किया कि आपको मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, और आपने उसका सर्च वर्च कर लिया, आपने देख लिया और आपने फिर ऐप को बंद कर दिया। तो उसके बाद मान लीजिए कि आपको कोई भी आप और ऐप्स खोलेंगे, मान लीजिए आपने कोई और ऐप खोली जिसमें एड्स वगैरह आते हैं, तो उस ऐप में आप देखेंगे आपको दोबारा नीचे जो एड्स आते हैं वो मोबाइल के ही एड्स दिखाने शुरू कर देगा। अब ये बताइए कि उस जो सिस्टम है उसको पता कैसे चला कि आपको मोबाइल के ही ऐड दिखाने हैं? उसने आपको किसी कंप्यूटर का ऐड क्यों नहीं दिखाया या किसी और चीज़ का ऐड क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है और ये आपकी एक्टिविटी जो है उसको ट्रैक कर रहा है। एक तरीके से आपकी जो एक्टिविटी ट्रैक हो रही है उसी के अकॉर्डेंस में जो आपने प्रीवियसली किया है उसी के अकॉर्डेंस में आपको सारे के सारे जो फ्यूचर में ऐड दिखेंगे वो दिखेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई और सी चीज़ सर्च करी, आपने सर्च किया अपने लिए कोई कपड़ा टी शर्ट वगैरह सर्च करी आपने, तो आपको जो आगे जाके ऐड दिखेंगे कुछ टाइम तक वो आपको टी शर्ट पे दिखाने लग जाएगा ताकि आप उन टी शर्ट को खरीदे जाके। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और देख सकते हैं हमारी जो एक्टिविटीज़ है आज की डेट में, चाहे वो स्ट्रीमिंग साइट हो, यूट्यूब में अगर आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह में जो भी आप करते हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट, जैसे हमने भी अमेज़ॉन की बात की, देखिए उसकी बात यहाँ पर आ गई। जीपीएस में जो भी हम अपना डेटा डालते हैं, कहीं हमें जाना है, वो सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और बताया जा रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो चुका है आज की डेट में कि हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम जितना भी अपना एक तरीके से सर्च वर्च कर रहे हैं वो सारी की सारी वो चीज़ ट्रैक हो रही हैं। हम राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
एक तरीके से बहुत जंप ले सकता है, अच्छा एक लीप ले सकता है आगे जाके। किस तरीके से? ये सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल जो है उन तक सीमित नहीं है। राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि ये हंगर यानी जो भूखमरी जो होती है उस चीज़ को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब भूखमरी तो एक इसका पहलू है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे देश में कई सारी चीज़ें हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से गरीबी को हटाने में ये चीज़ हेल्प कर सकती है। बीमारियाँ, हम जैसे कोविड की बात करने वाले हैं, एक तरीके से बीमारी कंसिडर कर लीजिए इसको। तो कोविड को हम हटाने में, रिमूव करने में सोसाइटी से किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके से हेल्प ले सकते हैं, राइटर ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो देखिए राइटर ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि पॉवर्टी डिजीज के अलावा हम जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में अपनी इन्हांसमेंट ला रहे हैं, और साइंटिफिक डिस्कवरी में जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसमें हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब राइटर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोनों चीज़ें, प्रोज एज वेल एज कॉन्स। अब जैसे राइटर बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहले भी क्रॉप यानी फसल के उत्पाद को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा देश के लिए मदद करी है। फसल के उत्पाद किस तरीके से? आज के डेट में आपको पता है कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हेल्प करती हैं कि हमें एग्रीकल्चर जो है उसको मॉनिटर करने में, फार्मर्स की हेल्प होती है। जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक तरीके से इन सब डेटा का हेल्प लेके फार्मर्स को हेल्प असिस्ट करते हैं ऑन ग्राउंड की क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आपदाएं आती हैं, जैसे कोई सुनामी आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है कहीं भी, और कोई तूफान आने वाला है जो इन क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकता है, किसानों की ज़िंदगी को इफेक्ट कर सकता है, तो वहीं पर ये सारी सैटेलाइट्स वार्न करती हैं और हम प्रॉपर मेजर्स जो हैं ऑन ग्राउंड ले पाते हैं। तो वही राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फसल के उत्पाद को बढ़ाने में हेल्प करी है, बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। सॉरी दोस्तों, अगर कोई नॉइज़ पीछे आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। हम फोकस करते हैं आर्टिकल पे कि राइटर बता रहे हैं कि बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। कैंसर का डिटेक्शन, अब आपको पता है कि कैंसर भी बहुत टाइप के होते हैं, ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, काफ़ी सारे टाइप के कैंसर होते हैं। तो कैंसर को अगर टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम उसका एक तरीके से रेमेडी निकाल सकते हैं। कैंसर के डिटेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। क्यों? क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही आज के डेट में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ राइटर बताना चाहते हैं, और राइटर ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से 2030 तक 15 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। 15 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी अमाउंट होता है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये जो इतना ज़्यादा अमाउंट है ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक जो चीज़ है ये फ्यूचर में हमें कितना ज़्यादा पैसा दे सकती है? हमें बाकी चीज़ें जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उतना ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इतना ज़्यादा एक तरीके से प्रोडक्टिविटी दे सकता है। अब यहाँ पर गूगल की बात की गई है। गूगल ने करीब करीब 2600 ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल का भी डेटा यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में किस तरीके से 14% जो पूरी वर्ल्ड की जीडीपी होगी वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली है। तो ये हमारा फ्यूचर का एक तरीके से वेपन है, आप ये चीज़ कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी काफ़ी सारे गोल्स हैं, लेकिन सारे गोल्स में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन कुछ कुछ गोल्स यहाँ पर जो राइटर बता रहे हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी कुछ कुछ गोल्स में से कितने गोल्स हैं? करीब करीब 79% जो गोल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप इसे 80% ही मान लीजिए, करीब करीब 79% 80% जो गोल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही फुलफिल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है देखिए। उसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि करीब करीब 35% जो गोल्स हैं, आप कह सकते हैं मोटा मोटा, वो जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पूरे नहीं कर सकते। ये एक तरीके से नेचुरल गोल्स अब हमारे कह सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्रॉबैक नहीं है, बस इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता, इतनी सी बात है बस। लेकिन देखिए मेजर जो हमारा पोर्शन है 80% वो तो कवर हो ही रहा है ना। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है राइटर द्वारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनीज़ हैं किस तरीके से आजकल मशीन्स ऐसी बना रही हैं जो जिनके पास अपना खुद का ब्रेन है, और वो ब्रेन इस तरीके से उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है कि वो टास्क अपने सारे कैरी आउट कर सकते हैं। जितने भी लो इनकम वर्कर जो हैं, जैसे आप फैक्ट्रीज में कोई भी काम हो रहा है जो वर्कर द्वारा मैनुअली किया जा रहा है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि मैन पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी कर सकते हैं। कैसे? मशीन को इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि वो सारा जो काम वर्कर्स कर रहे हैं, जितने भी कैशियर्स का काम बैंक में किया जा रहा है, और जो रोबोट्स हैं जो फील्ड में वर्क कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को एक तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, और जो प्रोसेस है वो पूरा फास्ट हो जाएगा। जो इंडस्ट्रीज 2 दिन में प्रोडक्शन कर दी किसी चीज़ का वो 1 ही दिन में करने लग जाएंगी। उसके अलावा जितनी भी डेस्क जॉब है
वो सारी की सारी आउट हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन बुरी भी इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों की जो जॉब है वो भी तो जाएगी ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा यही बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क से ही शिफ्ट होंगे। अब मान लीजिए किसी कंट्री का एआई जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अब क्योंकि एआई इतना ज़्यादा डेवलप है तो सिंपल सी बात है जो कंपनीज होंगी वो आपकी जो देश है उसमें निवेश करना चाहेगी, एफडीआई बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है और उनको भी ऑन ग्राउंड हेल्प करेगी अपना बिजनेस को एक तरीके से एक्सपैंड करने में ऑन ग्राउंड। और यही चीज़ तो रिक्वायर होती है किसी भी कंपनी के लिए ऑन ग्राउंड वर्क करने के लिए, तो हमें यही चीज़ ध्यान देनी है और इस चीज़ को हमें काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करना आप कह सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी स्लाइड्स शिफ्ट हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंजा की तरफ जहाँ पर बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से ऑन ग्राउंड एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अभी एनालिसिस किसने किया? देखिए यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि एनालिसिस जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से आ रखा है, यानी अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ से ये डेटा आ रखा है और बताया जा रहा है कि इस टाइप के जो एल्गोरिदम्स हैं और बिग डेटा जो हैं ये हमें एक तरीके से हमारे जो वोटिंग डिसीजन है, हमारे जो डिसीजन जो हम बनाते हैं उनको हेल्प भी करता है। ये प्रॉपर डेटा है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं, उनका जो डेटा होता है वो आज की डेट में पूरा पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस मॉडल पर डिपेंडेंट है। अब ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि पहले से क्या होता था कि जितना भी क्लाइंट्स का डेटा होता था कंपनी के द्वारा वो मैनुअली रखना पड़ता था, लेकिन आज के दिन आपको पता है पूरा का पूरा चीज़ें जो हैं डिजिटल जा चुकी हैं। डिजिटल होने से क्या होता है कि पहले तो चीज़ फास्ट हो जाती है, फास्ट होने के अलावा ही देश के किसी भी पार्ट से, देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से इस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब क्योंकि ये एक्सेस कहीं से भी हो सकता है तो सिंपल सी बात है क्या होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं उनको सहूलियत ज़्यादा मिलेगी, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी और सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि हमें अभी करेंटली अपने एल्गोरिदम्स को शेप करने की ज़रूरत है और जो डेटा है उसके ऑपरेशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? राइटर यहाँ बता रहे हैं कि देखिए इंडिया में तो अभी करेंटली इतना ज़्यादा एआई नहीं है, लेकिन अगर एआई की पावर को बताओ कितनी इसकी क्षमता है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से 2016 में माइक्रोसॉफ्ट का जो चैटबॉट था जिसका नाम था टे, उसने एक तरीके से बहुत कम टाइम में, एक दिन से भी कम टाइम में, यानी 24 घंटे से भी कम टाइम में उनको पता चला कि ऐसा कोई रेशियल कंटेंट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिवेल कर रहा है और उन्होंने इतने कम टाइम में उस पूरे कंटेंट को हटा दिया। तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट है ये प्रोसेस। बस प्रॉपर हमें एल्गोरिदम जो है, ध्यान रखिए यहाँ राइटर एल्गोरिदम की बात करें तो हमें प्रॉपर एल्गोरिदम जो है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। एल्गोरिदम ही अकेला काम नहीं करेगा, डेटा जो है यानी प्रॉपर डेटा है और प्रॉपर एल्गोरिदम है, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर पैकेज में अगर हम इसको उठाएं एक तरीके से अपनी कंट्री में, इसको एक नेक्स्ट फ्यूचर लेवल पे लेके जाएं तो ये इसी तरीके से देखिए इसी तरीके से वंडर्स करने वाला है फ्यूचर में जाके। उसके अलावा वैसे राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि एआई कंपनी जो है उसके उनमें आज खुद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली एआई कंपनीज प्रॉपर काम कर रही हैं और ऑन ग्राउंड सरकार ही काम नहीं कर रही हैं। एआई कंपनीज भी सच में काम कर रही है, लेकिन इनमें आजकल में सेल्फ रेगुलेशन के बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए जो एआई कंपनी है अगर वो खुद ही अपने आप में इतनी सेल्फ सफिशिएंट होगी कि उनकी जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगी, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो बहुत अच्छे से एक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ जो उनके बिजनेस टाइज हैं वो बहुत फास्ट पेस में चल रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर देगा सबके सामने कि हाँ ये कंपनी जो है जो डेटा मॉडल अपना रही है, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंट्री के अंदर उनको भी यही मॉडल अपनाना है। और ये मॉडल अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना लेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में इन खुद एआई कंपनीज़ में सेल्फ रेगुलेशन की दिक्कत है, यानी एआई को जो है खुद प्रॉपर्ली अपने अंदर ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब एआई बेस्ड गवर्नेंस जो है किस तरीके से हमें फ्यूचर में हमारे एक एथिकल प्रिंसिपल यानी सोसाइटी में मोरल्स कल्चर जो है कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से हमें अपना बर्ताव रखना है, इन सब चीज़ों को इंश्योर करेगी, इन सब चीज़ों को देखेगी हाँ ये सब चीज़ें सही डायरेक्शन में तो जा रही हैं ना, ताकि जितना भी जो हार्म हो सकता है मिटिगेटिंग एक तरीके से जो सोसाइटी में हम कह सकते हैं बुरी चीज़ जो हो सकती है उसको रोक देगा। हार्मफुल जो चीज़ें होने वाली हैं उनको मिटिगेट कर देगा, यानी उन पर कंट्रोल आप कह सकते हैं एक तरीके से कंट्रोल एआई ला सकता है। तो देखिए ये कितनी बढ़िया चीज़ है जो जिस चीज़ के लिए आज की डेट में आपको पता है कि पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है। पुलिस के अलावा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट की जो जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको आज की डेट में इन चीज़ के लिए ऑन ग्राउंड डिप्लॉय करना पड़ता है, वहीं पर एआई जो है वो अकेले ही इनका कामों को कर सकता है। ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग जो है राइटर ने बताई है। और आप इस चीज़ को कहाँ डाल सकते हैं, देखिए अब आपने ये चीज़ पढ़ तो ली लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये चीज़ आपको कहाँ इंक्लूड करनी है।
मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से फ्यूचर में हमारी कंट्री को चेंज कर सकता है, तो अब यही सारे जो फैक्ट एंड फिगर इनको कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। सिंपल सी बात है, रोबोटिक्स की तो बात सभी करेंगे, ठीक है, सैटेलाइट्स की तो बात सभी करेंगे, सोशल मीडिया की इंप्रूवमेंट की और एनहेंसमेंट की जो बात है वो तो सभी करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल अलग स्टैंड कैसे करवाया हुआ जब आप ये सारी बातें करेंगे, किस तरीके से हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपने जो फ्यूचर की गवर्नेंस है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, जैसे अब यहाँ पर ग्लोबल की चीज़ की बात आ जाती है। यूनेस्को की जैसे यहाँ राइटर बात करेंगे, यूनेस्को ने भी एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ले डाउन कर रखा है कि इस स्टैंडर्ड के यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है उनको मेंटेन करना है। और मेंटेन कौन करेगा? जितने भी यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स हैं। अब एक उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेंचमार्क्स हैं, इसकी प्रॉपर ये गाइडलाइंस हैं, और इन गाइडलाइंस को जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मिनिमम तो फॉलो इस लेवल तक करना ही करना है। इसके ऊपर अगर वो गाइडलाइंस है तो अच्छा ही है कि अगर आपने गाइडलाइंस को और ज़्यादा फॉलो करा, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है। ये यूनेस्को की बात है। यूनेस्को ने प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के हैं यहाँ पर? एथिक्स के। अब यानी प्रॉपर सोसाइटी में जो मोरल्स होते हैं, कंट्रोल होता है, उसके अलावा बाकी सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से मेंबर स्टेट्स इंप्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ पर राइटर ने यहाँ बात की गई है। अब हमें एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए। बैलेंस किस चीज़ में? हमें बैलेंस चाहिए एआई का जो प्रॉपर प्रमोशन है और एआई बेस्ड जो हमारी गवर्नेंस होने वाली है, इस चीज़ में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा, मान लो प्रमोशन ज़्यादा हो गया गवर्नेंस में, तो एआई की अगर यूज़ ही नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो नेगेटिव वे में यूज़ होने लग जाएंगी। उसी हिसाब से अगर गवर्नेंस में एआई बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर ऑन ग्राउंड का प्रमोशन ही नहीं होगा तो लोगों को पता ही नहीं होगा। सिंपल सी बात, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। कोई ऐसी डिजिटल स्कीम, सरकार ने कोई ऐसी डिजिटल स्कीम एक तरीके से हम लोगों के लागू कर दी, लेकिन उस एआई का प्रमोशन नहीं है तो हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट करती है। तो सरकार की ऐसी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा है क्या? ये मुझे बताइए, नहीं होगा ना। तो एक प्रॉपर अगर एक बैलेंस है तो यहाँ पर हमें गवर्नेंस और प्रमोशन में प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि दोनों जो चीज़ें हैं वो बराबर में रह सकें, और बराबर में रहेंगे तभी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिखेगा दोनों के बीच में। ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। उसके अलावा राइटर यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से आज के डेट में नीति आयोग जो है वो भी अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। कैसे? नीति आयोग की जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल है, ये जो है ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहांस करना है। किस तरीके से? हमारा जो डिजिटल फ्यूचर है उसको एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगी। हमें एक मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस, यानी काफ़ी सारे लोग एक साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए तैयार करेगा। और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए राइटर ने यहाँ पर अपना प्रॉपर जो मैसेज है वो अब दे दिया है कि हमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाकी सब नेगेटिव इन सब चीज़ों के लिए ना यूज़ करके प्रॉपर ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करना है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ होंगी तो डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉपर ग्रो करेगी। सोसाइटी ग्रो करेगी तो सब के सब लोग जो हैं वो आपस में खुश भी रहेंगे। तो ये यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर राइटर जो है एक तरीके से हम सीबीआई की बात कर रहे हैं। राइटर यहाँ खुद सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन जो इंसान अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है उस इंसान को खुद पता होता है कि किस तरीके से चीज़ें अंदर चलती हैं। तो यहाँ पर राइटर कैसे बता रहे हैं कि ऑन द डिफिकल्ट ट्रेल ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, आप देख सकते हैं। अब मोस्ट वांटेड कौन है इंडिया के? छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, जिन्होंने देश को धोखा देके एक तरीके से देश को कंगाल बनाया। तो इन सब चीज़ों के लिए राइटर बात करना चाहते हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में सीबीआई के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी लूप होल्स हैं। अब लूप होल्स किस तरीके से हैं? सीबीआई के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले, यानी बहुत लेट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स की राइटर बात करते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर देखो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, इसको आप इंपॉर्टेंस पॉइंट ले लीजिए कि इनॉर्मस डिले, यानी बहुत ज़्यादा डिले राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि सीबीआई के अंदर देखा गया है। अब ये डिले किस तरीके से हो रहा है? देखिए राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे नीरव मोदी का ही केस है, यहाँ पर राइटर ने नीचे बताया। पहले उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइटर ने बताया कि किस तरीके से सीबीआई की परफॉर्मेंस जो है आजकल एक मिक्स्ड बैग में चली गई हैं। सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसके हिसाब से राइटर कहना चाहते हैं कि ये एक शर्मनाक मोमेंट है। हमें इस चीज़ पर शर्म आनी चाहिए कि हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उदाहरण क्या है? नीरव मोदी, विजय माल्या, राइटर यहाँ बताना चाहते हैं। नीरव मोदी का केस जो है राइटर कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। उसके अलावा जो वैंड्सवर्थ प्रिजन है लंदन में, उसने भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नीरव मोदी है उसको आप कह सकते हैं हेल्प नहीं करी है, ठीक है।
और इन सब चीज़ों के बाद भी अब जैसे इतनी आगे चीज़ जा चुके हैं, उसके बाद भी राइटर कहना चाहते हैं कि सीबीआई जो है वो अपना प्रॉपर रोल नहीं प्ले कर पा रही है। जब वहाँ के जो एक तरीके से प्रिजन है उन्होंने तक नीरव मोदी को एक तरीके से असिस्टेंस अगर नहीं दी, तो हमारे पास तो पावर मिल गई ना हमको पूरी तरीके से कि हम अब नीरव मोदी को डेफिनेटली पकड़ के इंडिया में ला सकते हैं और ट्रायल्स करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। उसके अलावा राइटर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आज के डेट में सीबीआई को जो है एक सपोर्ट मिल रखा है। किसका? क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। देखिए ये एक, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि इस चीज़ का सपोर्ट है, और ये कहाँ को बिलोंग करती है? यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करती है। एक तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो सीबीआई को हेल्प नहीं कर रहा, यानी आप कह सकते हैं ये एक नेगेटिव सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ राइटर ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्स्ट्राडिशन जो होते हैं। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है? जैसे इंडिया और अफगानिस्तान में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि कोई भी अगर इंडिया से इंसान भाग के अफगानिस्तान जाता है कोई क्राइम करके, तो अफगानिस्तान चुपचाप वो उस बंदे को इंडिया को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ये बाकी देशों के साथ हमारी नहीं है। अब क्योंकि नहीं है तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ये लोग हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, जितने भी ये लोग हैं, ये सब भाग के लंदन चले जाते हैं, और ये हमारे दिक्कत की बात हो जाती है फिर। तो किस तरीके से यहाँ राइटर बता रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन की वजह से ही काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भाग चुके हैं इंडिया से, और ये सीबीआई के लिए काफ़ी टफ टास्क प्रूव हो रहा है। उसके अलावा राइटर हैं नीरव मोदी की बात ना करके बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 1980-1990 के बीच में जो बोफोर्स का घोटाला हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में, उसमें भी राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई फेल हो गई है। वहाँ पर बता रहे हैं कि जो उस टाइम का जो ओनर थे बोफोर्स के, यानी ओटावियो, आप इस नाम को प्रोनाउंस कर लीजिए अच्छे से, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं किस तरीके से उनको इंडिया से भागने दिया गया, उसके बाद भी भारत की सरकार जो है, सीबीआई जो है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर पाई। ये एक लूप होल है देखिए। उसके अलावा यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भागने के बाद वो कभी भी इंडिया में वापस नहीं आए, जबकि हमारे पास उनके खिलाफ बहुत तगड़े एविडेंस थे, ओवरलैपिंग एविडेंसेस हमारे पास थे, लेकिन फिर भी उनको कभी वापस नहीं लाया गया। राइटर यहाँ ये चीज़ बात करना चाहते हैं। उसके अलावा राइटर विजय माल्या की बात करते हैं कि किस तरीके से विजय माल्या जो है उनको आज की डेट में कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है। अपर कोर्ट की बात करो, लोअर कोर्ट की बात करो, दोनों हाई कोर्ट्स में वो एक तरीके से लूज़ हो चुके हैं, एक तरीके से उनको कोई हेल्प नहीं मिली। और उनका जो अब एक तरीके से किस्मत है वो आज की डेट में यूके के जो होम सेक्रेटरी हैं उन्हीं पर डिपेंड करने वाली है, ये आप कह सकते हैं। यानी विजय माल्या को हेल्प तो कहीं से नहीं मिल रही, और इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी सीबीआई जो है प्रॉपर एक्सेस नहीं ले रही। राइटर यहाँ ये चीज़ कहना चाहते हैं। खैर राइटर का ओपिनियन अपनी तरफ से सही भी है, क्योंकि राइटर उस ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं, और डेफिनेटली जो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में रह चुका है वो ज़्यादा प्रॉपर एक तरीके से कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकता है। उसके अलावा राइटर यहाँ बताना चाहते हैं किस तरीके से वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उन्होंने कन्फर्म किया था कि इस टाइप की जो डीड्स हैं विजय माल्या की, ये एक तरीके से बिल्कुल गलत हैं। यानी आप देख सकते हैं सीबीआई के, राइटर कहना चाहते हैं सीबीआई के मुंह पे एक तरीके से, सीबीआई के कंधे में एक तरीके से किसी ने गोली मार दी, यानी सीबीआई का जो एक तरीके से खुद ही वो कर दिया, कह सकते हैं उनकी बेइज्जती कर दी, राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं। उसके अलावा ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है लंदन का, वो तक इस टाइप के जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक तरीके से पनाह नहीं दे रही है, तो सीबीआई के पीछे रह रही है। ये मेन एक तरीके से मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारे जजेस हैं, कई बार रिटायर्ड जजेस हैं, और इस टाइप के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनमें भी दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप के जो लोग हैं उनको हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है नीरव मोदी के केस में जो बैंक है पीएनबी के, जो बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, उन्होंने नीरव मोदी को हेल्प करी थी, और इसी वजह से तो इतना बड़ा घोटाला हो पाया कि अगर वो हेल्प नहीं करते तो नीरव मोदी इतना बड़ा घपला नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि उनकी हेल्प थी, इसी वजह से देखिए आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये लूप होल है। इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई बैड एप्पल्स यानी बुरे सेब तो होते ही हैं, तो ये हर जगह की बात है। लेकिन हमारा मेन एम है कि इस टाइप के जो लूप होल्स हैं उनको एलिमिनेट करके प्रॉपर गवर्नेंस में फोकस किया जाए। उसके अलावा राइटर यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड किस तरीके से, देखिए हमें ऑन ग्राउंड अभी क्या करना चाहिए, जो लेंडिंग प्रोसीजर है, यानी पैसा देने का जो प्रॉपर प्रोसेस जो होता है, जिस तरीके से पैसा ऊपर से लेके नीचे तक जिसने उधार लिया है बैंक से उस तक पहुँचता है, लेकिन एक तरीके से आज के डेट मीनिंगलेस हो चुका है। क्यों? देखिए अगर बैंक ने किसी को अगर लोन दिया हुआ है तो बैंक के पास इतनी क्षमता तो होनी चाहिए ना कि उस लोन को रिकवर कर पाए, लेकिन अब इस तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है, तो बैंक जो है उस लोन को रिकवर नहीं कर पाता है, और वो क्या बन जाते हैं, एनपीए, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमने कार्टून में बात की थी। और ये एक की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, और जितने भी इतने बड़े घोटाले हैं ये प्रॉपर लॉस है, ये प्रॉपर एक तरीके से हमारे देश को लॉस है, सारे के सारे एनपीए बन रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वही डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रॉपर अप्रोच रखेंगे और इस टाइप के लोगों को जो है पनाह नहीं देंगे, इस टाइप के घोटालेबाज लोगों को, तो इस टाइप के जो मेजर अनऑथराइज्ड कंसेंशंस जो जितने भी होते हैं उनको हम सक्सेसफुली हाइड आउट कर सकते हैं, यानी एक तरीके से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें होंगी ही नहीं सोसाइटी में। राइटर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब बैंक एम्प्लॉयज़ खुद ही मिल रखे हैं, तो अब क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जब अंदर का इंसान खुद ही मिल रखा है तो बाहर जो चीज़ें हैं वो तो गलत होंगी ही ना। ये तो मेन चीज़ बताना चाह रहे हैं राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट में किस तरीके से आज के डेट में जो फाइनेंशियल क्राइम है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें देखना है कि पब्लिक जो है उसको ये सब चीज़ें समझानी पड़ेंगी, हमें ऑन द ग्राउंड अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा कि किस तरीके से आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइम जो है वो आज की डेट में चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पब्लिक एक बार ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करेगी तो इस टाइप की जो क्राइम्स हो रहे हैं उनमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो राइटर यहाँ ये चीज़ कहना चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड पब्लिक से भी बात करने की ज़रूरत है, उनको भी समझाने की ज़रूरत है, तभी जाके ये सब चीज़ें जो हैं कंट्रोल होंगी। उसके अलावा ऐसे राइटर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि एक तरीके से इस प्रोसेस में चीज़ें किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। अब देखिए राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत लेबोरियस प्रोसेस है। क्यों? CBI अब मान लो कि ऐसे इंसान के पीछे है जो किसी फॉरेन कंट्री में भाग चुका है, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगना ही हम देख लिया। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है आज की डेट में। अब इंटेंस चीज़ है वो तो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, और इसी टाइम की वजह से जितने भी ये लोग भागते हैं ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और जो हमारी जो गवर्नेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो राइटर इस चीज़ पे बोलना चाहते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, इतने सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये एक बार कम हो जाएँ तो डेफिनेटली ये एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने एक अचीवमेंट होगी हमारे जो गवर्नेंस प्रोसेस में। और इस टाइप के जो केसेज हैं ये जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर किए जाएंगे और इनको जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाएगा, इनको हाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइटर ये भी बताना चाहते हैं कि आज के डेट में CBI के लिए एक कल्प्रिट को पकड़ना एक माइंड बॉगलिंग यानी बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है। और एक्चुअल में ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, ये तो इनके लिए एक तरीके से केक वॉक होनी चाहिए थी जो आराम से एक बार में हो जाए, लेकिन इनको बड़ी दिक्कत आ रही है आज की डेट में ये सब चीज़ें करने में। बाकी की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राइटर डिस्कस करना चाहते हैं जो एक तरीके से हार्मफुल हैं। क्या? इट है लेटर रोगेटरी, LR जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इशू होता है कोर्ट द्वारा किसी करस्पॉन्डिंग कोर्ट को, किसी चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए। अब मान लीजिए एक कोर्ट ने, किसी फॉरेन के कोर्ट है, मान लीजिए इंडिया के किसी कोर्ट ने US के कोर्ट को जो है डॉक्यूमेंटेशन किसी क्रिमिनल का एग्जामिन करने के लिए बोला है। अब ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाली है, और जब तक ये टाइम टेकिंग होगी तब तक वो क्रिमिनल तो और कितने क्राइम कर जाएगा। एक तरीके से क्रिमिनल को भी पता है कि ये सब चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग है जो हमारे कंट्री में होती हैं, और वो भी इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो राइटर ये चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत पेनफुल है आज की डेट में, और इस चीज़ को हमें एक तरीके से एलिमिनेट करना है। ये चीज़ एक बार एलिमिनेट हो गई ना तो जो मेजर दिक्कत है जो कोर्ट्स की हैं वो तो सॉल्व भी हो जाएंगी, और एक बार वो दिक्कतें सॉल्व हो गई तो उसके बाद हम आगे के जो पीछे हमने पहले स्टेप देखे उनको हम कर सकते हैं, और जितने भी एक्यूज पर्सन हैं, जितने भी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, किस तरीके से राइटर ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया हुआ है CBI को। डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म जो है सच में आगे जाके हेल्प करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो बताते हैं किस तरीके से आज के डेट में गैप आ चुका है। कहाँ? जो IIT, IIM है, IISc टाइप के टॉप इंस्टीट्यूशन है, इनमें जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं जिनको प्रॉपर कोटा मिलता है, किस चीज़ के लिए? ये कोटा मिलता है उनकी प्रोफेसर के लिए, यानी उनके एक फैकल्टी बनने के लिए जो उनकी सीट होती है वो मिलती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आज की डेट में बिल्कुल बेकार हैं। क्यों? क्योंकि सीटें भरी ही नहीं गई हैं। जो लोग उस पोस्ट पे बैठने चाहिए, जो प्रॉपर रिजर्वेशन के साथ वो लोग आते हैं, वो सीटें बैठे नहीं हैं, इसलिए वो लोग एम्पावर्ड भी नहीं हैं। ऐसा किसने बताया? ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, इन्होंने ये पार्लियामेंट में ये बात सबके सामने रखी है कि जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए SC, ST, OBC के कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। 62% जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो SC लोगों की ही हैं देखिए, और IISc में जो 90% OBC हैं उनकी सीटें तो फुल ही नहीं की गई हैं। देखिए कितना ज़्यादा गैप है। अगर एक तरीके से 20 या 30% का भी गैप होता तो भी कोई बात थी, यहाँ तो सीधे 90% पे बात आ चुकी है। देखिए कितना एक तरीके से बड़ा लूप होल है। यहाँ पर एक तरीके से हम जैसे यूथ जो हैं और बाकी जितने भी यूथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहते हैं कि आज के दिन में जॉब्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, वैकेंसीज़ नहीं हैं।
देखिए मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दे दूँ, उत्तराखंड के अंदर जो पब्लिक जो पीसीएस होता है एग्ज़ाम उत्तराखंड का, उसकी पिछले 4 से 5 साल में वैकेंसीज ही नहीं आई हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 4 से 5 साल में कोई भी लोग रिटायर नहीं हुए, डेफिनेटली लोग रिटायर हुए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन सब चीज़ों का वो प्रॉपर नहीं है, और इसी वजह से तो इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो चीज़ यहाँ पर भी बात की गई है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना, इसलिए जो लोग उस सीट पे भरे जाने थे, एससी एसटी ओबीसी जो लोग वहाँ भरे जाने थे, वो लोग उस सीट पे बैठे ही नहीं हैं। तो देखिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, आप जहाँ पर आपसे कोई भी चीज़ ऐसी पूछी जाती है कि ऑन ग्राउंड एजुकेशन सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, तो आप वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप डेटा फिगर है, आप इसको कोड कर सकते हैं और डेफिनेटली ये हेल्प आपकी करेगा, क्योंकि देखिए प्रॉपर रिसर्च द्वारा ये एडिटोरियल्स बनाए गए हैं, और इनफैक्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर ने खुद इस चीज़ को मतलब ऑन ग्राउंड पार्लियामेंट में बताया है। आईआईटी के केस में देखिए एक कमेटी बिठाई गई थी, ऑफिशियल कमेटी। अब ये कमेटी किस तरह की? ये कमेटी कहती थी कि इन ऑर्गेनाइजेशन को, आईआईटी आईआईएम्स को जो है रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब ऐसा क्यों? वो पहले तो कहते हैं कि ये प्रोवाइड किया था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी रिजर्वेशन इन टीचर कार्डर एक्ट 2019 ने ये चीज़ प्रोवाइड की है। लेकिन इसकी मेन बात एक्चुअल में यहाँ पर राइटर का तात्पर्य ये है कि ये आईआईटीज़ कहते हैं कि उनको डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं मिलते, एससी एसटी ओबीसीज के, या लोग रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आते हैं, इसकी वजह से उनको बाहर के जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना पड़ता है टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल में आईआईटीज़ आईआईएम्स का एक्चुअल में एक्सक्यूज़ है, और अब एक्सक्यूज़ है या ऑन जेन्युइन चीज़ है ये तो अब ऑन ग्राउंड ही पता चलेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो गैप है ये ब्रिज हो जाए, यानी ये जो गैप है ये कम हो, और जो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग, वो उस चीज़ में आए। पहले तो हमें इस एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। राइटर यहाँ ये चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ कॉलेज में तो है ही है, प्राइवेट स्कूल्स में भी यही सीन चल रहा है, कई सारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी ये चीज़ चल रही है। तो देखिए ये ऑन ग्राउंड चीज़ जो है, इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है लोगों में, ताकि लोग इन चीज़ को समझें कि ऐसे भी प्रोविजन सरकार के हैं और लोग इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करें। अब देखिए जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया, आईआईटीज़ ने ये कहा कि एक्चुअल में ऐसे जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनकी एब्सेंस है, लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं हैं। अब लोग अवेलेबल नहीं है, राइटर यहाँ ये चीज़ कहना आईआईटी यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, तो डेफिनेटली अब लोग अवेलेबल नहीं है तो दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। अब यहाँ पर हमें जो फॉरवर्ड लुकिंग हमारी जो रेमेडी होने वाली है, हमें फ्यूचर में जो क्या करना है, एक तरीके से हमें ऐसे प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स किस तरीके से, प्रोग्राम इस तरीके से कि इन टाइप के लोगों को गाइड किया जा सके। गाइड किस चीज़ के लिए किया जा सके कि ये आगे जाके इन जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, आईआईटीज़ और आईआईएम्स जो हैं, उनमें जाके वहाँ पर फैकल्टीज़ बने और जाके अपना एक करियर स्टार्ट करें। लेकिन लोगों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि वैकेंसीज कब आई और कब निकल गई। तो देखिए यहाँ पर ये एक बहुत मेन चीज़ है, और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑन ग्राउंड प्रोग्राम्स हमें करने की ज़रूरत है, ताकि प्रोग्राम्स एक बार होंगे तभी तो लोगों को आगे जाके पता चलेगा कि इस टाइप की कोई वैकेंसीज भी हैं। इस टाइप के हमें शॉर्ट टर्म्स जो गोल्स हैं वो करने हैं, ताकि हम इन जो अभी ऑन ग्राउंड टीचर्स जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको हम क्वालिफाइड बना सकें। देखिए टीचर तो अवेलेबल है, क्वालिफिकेशन कहाँ है, स्किल्स कहाँ हैं? अगर हमें इन टीचर को इफेक्टिव बनाना है तो हमको क्वालिफिकेशन, स्किल्स ऐसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अगर एक बार ये चीज़ें प्रोवाइड हो गई तो डेफिनेटली टीचर की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतरीन आएगी, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर के लिए एक तरीके से कंट्री के लिए रेडी होंगे। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ ये भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आज के डेट में जितने भी रिजर्व कैटेगरीज के लोग जो आ रहे हैं, राइटर ऐसा कहना चाहते हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं सीमित लोग हैं। और ऐसे क्योंकि सीमित लोग, सीमित किस सेंस में, स्किल्स थोड़े कम हैं, एजुकेशन भी कहीं कहीं दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है, और इन सब चीज़ों की दिक्कत होने से ही एक इंसान मार्जिनलाइज्ड का कहलाया जाता है। तो यही दिक्कत है रिजर्व कैटेगरीज में, और ये सब चीज़ें हमें कैसे एनहांस करनी है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी जो पब्लिक के बीच में प्रोग्राम्स कराए जाएंगे ताकि उनको अवेयरनेस बढ़े इस टाइप की चीज़ों के रिलेटिंग, यही चीज़ें आगे जाके हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर राइटर ने ये बात की गई है कि किस तरीके से हमें ये गैप को कम करना है, और एक बार गैप कम हो जाएगा तो डेफिनेटली ये होगा कि हम आईआईटीज़ आईआईएम्स के अंदर जो फैकल्टीज़ की दिक्कत है उस चीज़ को इम्प्रूव होता देखेंगे। अब यहाँ पर राइटर इस आर्टिकल में बात करना चाहते हैं कि हमें एक अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को किस तरीके से एनहेंस करना है। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात कैसे आ गई, देखिए राइटर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आज के डेट में यूएस के साथ हम काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हैं सपोर्ट जो हमारा यूएस के साथ है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमें फ्यूचर में भी कई चीज़ें करने की जरूरत है। क्या, देखिए राइटर यहाँ जीडीपी की बात करते हैं कि जीडीपी, तो कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉपर्ली दिखाई दे।
राइटर यहाँ पर देखिए जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये दोनों कंट्री से कोऑपरेशन से हो सकता है। अब बायलेटरल ट्रेड जो है वो करीब करीब हमारा 500 बिलियन तक पहुंच सकता है। राइटर यहाँ ये बात कर रहे हैं 500 बिलियन का कैसे। देखिए अगर आप यहाँ पर बात करें 2019 का अगर डेटा देखा जाए तो हमारा डेटा जो है 7.7% पर ईयर से ग्रो किया है और 146 बिलियन तक पहुंच चुका है। और अगर इस डेटा को ही इसी 7.7% की ग्रोथ को देखा जाए तो 2036 तक हम 500 बिलियन का टारगेट भी आराम से पूरा कर जाएंगे। देखिए ये कितना अच्छी बात है। तो डेफिनेटली कंट्रीज़ की बायलैटरल टाइज से अगर आप ये होता है कि कंट्रीज़ का ट्रेड बढ़ता है, कंट्रीज़ में फ्लरिशमेंट आता है, जॉब बढ़ती हैं, तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्यों? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा अगर न्यूज़ को कंटिन्यू से फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जो वीज़ाज़ थे, H1B वीज़ाज़ थे, उनमें कैपिंग करने की बात की थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आके उनकी कंट्रीज़ में जॉब करें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे किसको हुई? सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हुई थी इंडियंस को। अब इंडियंस को दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि एक साल के जितने H1B वीज़ाज़ निकलते हैं उसमें से अगर मान लीजिए 100 H1B वीज़ा निकले हैं इस साल, यूएस ने 100 निकाले, तो उसमें से 60 यानी करीब करीब 60% जो हैं वो तो इंडियंस ही लेके जाते हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंडियंस यूएस जाते हैं जॉब करने के लिए। अब क्योंकि अगर देखिए इतने मेजर तख्ता जो है इंडियंस का यूएस जा रहा है, तो अगर H1B वीज़ा में कैपिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली हमें इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर वही बात राइटर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है इन सब एरियाज में, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा का जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए। बैकलॉग कैसे है? ग्रीन कार्ड जो है वो एक साल में 8,400 इंडियंस को ग्रीन कार्ड मिलता है, लेकिन करीब करीब अगर बैकलॉग देखा जाए तो अभी हम देख सकते हैं करीब करीब 10 लाख लोग जो हैं वो पहले से लाइन में खड़े हैं H1B वीज़ा को लेने में। एक तरीके से वो लोग वेटिंग में खड़े हैं। उसके अलावा जो अभी वायरस जो कंट्री में वर्ल्ड में फैला हुआ है उसको हम रोकने में एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। किस तरीके से? राइट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हब ऑफ ग्लोबल वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने पिछले 2-3 एडिटोरियल्स में उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और ये उसी से रिलेटेड राइटर ने उस चीज़ के नाम नहीं लिया, लेकिन उसी के राइटर बात कर रहे हैं। चलिए आपको बता देता हूँ। राइटर यहाँ पर क्वाड की बात कर रहे हैं। क्वाड जो है उसकी भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी और उसमें डिस्कस किया गया था कि यूएस और जापान जो है वो हमें फाइनेंशियली कोऑर्डिनेट करेंगे इंडिया में। फाइनेंशियली इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को पैसा देंगे। हम लोग क्या करेंगे? इंडिया उस सब चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे, वैक्सीन्स को डेवलप करेंगे। एक बार वैक्सीन डेवलप होगी तो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से उनका शिपिंग की जाएगी क्योंकि उनका लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। देखिए ये बात हो रही थी। और उसके साथ ये भी बात हो रही थी कि किस तरीके से इंडिया को एक ग्लोबल वैक्सीन का हब बनाना है। ये दोनों जो डेवलपमेंट्स अभी रिसेंट क्वाड की मीटिंग्स में हुई थी, अगर आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है और डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में श्योरली आने वाला है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। उसके अलावा मैक्रो ट्रेड की जो आर्किटेक्चर है उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। अब ट्रेड का आर्किटेक्चर क्यों? मान लीजिए आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस का गैप है, बहुत दूर दूर है दोनों कंट्रीज़। तो अगर लॉजिस्टिक्स है, अगर वो इनका इन्हेंसमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रेड का आर्किटेक्चर है वो इन्हेंस होगा। तो ये एक उसका एक पहलू है। उसके अलावा जो यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है इंडिया के लिए, उसको एक तरीके से हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकें। एक बार ट्रेड ज़्यादा हो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ को जो है प्रॉफिट होगा ही होगा। उसके अलावा यहाँ राइटर बताना चाहते हैं किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ को आज की डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा? टैरिफ्स जो हैं कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स जो है कंट्रीज़ को बढ़ेगा, कंट्रीज़ जो हैं फ्लरिश करेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। अब यूएस ने जो है लेबर मोबिलिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है? लेबर मोबिलिटी को यूएस ने इस तरीके से इम्पैक्ट किया है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो वीज़ाज़ हैं, H1B वीज़ा, H4 वीज़ा जो हैं, उनमें कैपिंग करके दिक्कत कर रही थी। लेकिन अभी जो बाइडेन के टाइम में ये चीज़ तो है कि जो बाइडेन इन सब चीज़ों को हटा देंगे ताकि लोगों को ऑन ग्राउंड दिक्कतें ना हो। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे टाइज को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। क्यों? आपको पता होगा हमने चिनूक, अपाचे और बाकी सारी चीज़ें जैसे M777 हाउविट्ज़र आर्टिलरी गन जो है उन चीज़ों को खरीदा है। उसके अलावा हमारे जो आपको पता होगा C-17 ग्लोमास्टर इंडियन एयरफोर्स का, जो लॉकहीड मार्टिन का C-130J जो है सुपर हर्क्यूलिस जिसको कहते हैं, वो भी हमने यूएस से ही खरीदा है। तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में हमें अपना प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी एंगेजमेंट इंक्रीज करने की ज़रूरत है।
ये एंगेजमेंट एक बार बढ़ेगा तो जितने भी छोटी यूएस की कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो ट्रेड है वो आपस में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा हमें एनर्जी पार्टनरशिप की यहाँ राइटर बात कर रहे हैं। अब एनर्जी पार्टनरशिप की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको रिसेंटली पता होगा तो डेफिनेटली आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, गांधी सोलर पार्क जो है वो बनाया यूएन में, जहाँ पर 193 पैनल्स जो हैं वो हमने गिफ्ट करे थे फ्री में, और ये दिखाता था कि हम किस तरीके से अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है एनहेंस कर रहे हैं और सोलर एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और वही बात यहाँ की गई है कि एनर्जी पार्टनरशिप वो किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ बढ़ाएंगे ताकि इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हटेगा, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो भी हटेगी और हम सोलर एनर्जी की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो डेफिनेटली ये सब चीज़ काम आने ही आने वाली हैं, तो कोई आज की बात नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर से भी हम पास्ट से भी हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स और स्पेस इन सब में इंडिया और यूएस ने काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करा है। बाकी भी कई सारे पहलू हैं, जैसे एजुकेशन की बात कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है, अब एग्रीकल्चर की बात क्यों की गई है? क्योंकि एग्रीकल्चर की बात इसलिए की गई है क्योंकि देखिए वहाँ यूएस के जितने भी फार्मर्स हैं वो हैं ब्रीफ केस यानी बिजनेस फार्मर्स, और इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो क्या हैं, सबसिस्टेंस फार्मर्स। ध्यान रखिए सबसिस्टेंस फार्मर्स वर्ड है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आ चुका है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है यहाँ पर एक फार्मर जितना उगाता है उतना ही कंज्यूम भी कर लेता है, यानी ज़्यादा कुछ बेचने के लिए नहीं बचता। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है। अब पब्लिक हेल्थ की बात क्यों आ रही है? देखिए रिसेंटली आपको पता है कि कोविड के दौरान इतने ज़्यादा हम देख सकते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट करने पड़े अपने मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं थी। अब ये सब चीज़ें इन्हेंसमेंट कहाँ से आया? देखिए कोविड के दौरान पता है कि सभी को पता चल गया था कि अब हमें जो अपने आशा वर्कर्स हैं, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क करते हैं, इनकी बेसिक ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, इनको हमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि ये जो आशा वर्कर्स हैं ये भी आगे जाके जितने भी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी एक तरीके से हेल्प कर सकें, और उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ था उनकी एक तरीके से कमी हो गई थी, लैक आ चुका था। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे और हॉस्पिटल्स की डेफिशिएंसी थी। इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ थी तो डेफिनेटली जो आशा वर्कर्स थी और बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उनको हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वो स्पेशलाइज हो जाएँ और हेल्थ केयर पर्सनल्स की हेल्प कर सकें। होम क्वारंटाइन, इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल ट्रायल, ये सब चीज़ें जो हैं अब हमने बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी। इनफैक्ट मैं भी क्वारंटाइन वर्ड पहली बार कोविड के दौरान ही सुना, क्योंकि पहले तो इस वर्ड की कोई रेलिवेंस ही नहीं थी, लेकिन अब हमने देख सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी को एक मॉडर्न मेडिसिन का ग्लिम्स दिया है इन सब चीज़ों ने। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं आज के दिन में कितना ज़्यादा टायरलेसली दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क लोड ही उतना ज़्यादा है। अब वर्क लोड इतना ज़्यादा है तो हमें रियलाइज़ ये आभास हुआ है कि किस तरीके से हमें अपने जो थ्योरीज़ हैं, जो बहुत पहले के जो बेसिक्स थे जो हमने एक तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस है मेडिकल प्रैक्टिस में वो हमें इन सब चीज़ों को, यानी इतने ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं जो ऐसे कोविड टाइप के जो बहुत जानलेवा डिजीज़ हैं उनको टैकल करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जो पुरानी मेडिकल प्रैक्टिस थी वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। हमें मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ हेल्प हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर हेल्थ केयर कैपेबिलिटी की बात करती है कि इंडिया जो है हेल्थ केयर कैपेबिलिटी में वर्ल्ड में टॉप पे आता है, लेकिन अगर हमारे खुद की देश की बात आए यानी पब्लिक हेल्थ की बात आए तो इंडिया जो है वो क्या है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए राइटर ने यही चीज़ सेम एग्जैक्ट लिखी हुई है। तो देखिए वर्ल्ड के में तो सही है कि हमें वर्ल्ड में हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने देश के लिए भी तो ध्यान देना है, क्योंकि एक बार हमारे देश के लोग अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अब दुनिया को दिखा के क्या करेंगे, दुनिया की हेल्प करके क्या करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हमें अपनी कंट्री भी फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो भी प्रॉपरली एक तरीके से स्वस्थ रहें। उसके अलावा यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि डेटा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डेटा ही हमें एक तरीके से मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि डिजीज़ जो है, बीमारी जो है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसा उसके इन्फेक्शन होते हैं, कितनी डेथ्स होती हैं, कितने लोगों को रिकवरी टाइम लगता है। ये सब चीज़ जो हमें एक ट्रेजेक्ट्री बनाने में हेल्प करते हैं, और ये ट्रेजेक्ट्री जो है ये हमें एक तरीके से इस डिजीज़ को टैकल करने में हेल्प करती है। तो डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं राइटर यहाँ डेटा का मेंशन किया है, तो डेटा की रिक्वायरमेंट जो है इन सब की रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने के लिए इन डिजीज़ में, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इसकी बात ऐसे क्यों हुई? क्योंकि HIV एड्स और पोलियो के दौरान जब हुआ था, जो 2014 में
ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, और तो यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया जो है 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो देखिए अब जो डेटा उस टाइम मेंटेन किया, पोलियो का ट्रैक रिकॉर्ड था, किस तरीके से लोगों को वैक्सीन दवाइयाँ दी जा रही हैं, उस सब चीज़ों का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उसी ने तो हेल्प किया हमें इस पूरे को एलिमिनेट करने में एक तरीके से। तो हमें इस टाइप का ही ट्रैक रिकॉर्ड कोविड के लिए भी रखना है, क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रखने के बाद ही हम कोविड को प्रॉपरली एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए राइटर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें शॉर्ट टाइमिंग में चीज़ों को जो है एक तरीके से एनहेंस करना है। एनहेंस कैसे करना है? देखिए शॉर्ट टाइम में हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, कोई लॉन्ग अप्रोच ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल अप्रोच होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वांटिफाइड प्रोफाइल का यानी कोई भी बड़ा डिजीज़ जो है उसको मॉनिटर कर सकें, जैसे यहाँ कोविड की बात की गई है, उसको टैकल कर सकें। यही सेम चीज़ हमने ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी और एड्स के दौरान भी की थी। हमें भी वही चीज़ करने की ज़रूरत है कोविड के दौरान भी, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अब कोविड के दौरान देखो चीज़ें कैसे चेंज हुई, देखिए मैं स्लाइड करता हूँ ताकि आप इसको आज देख पाएँ। ओके, देखिए अब जो कोविड के दौरान हमने ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ऑन ग्राउंड देखी। थोड़ी बहुत कैसे? कोविड के दौरान हमने थोड़ा बहुत उसका डेटा मेंटेन किया, तब हमें जाके पता चला कि हाँ, पहले भी SARS-CoV-2 नाम का जो डिजीज़ था वो भी बिल्कुल कोविड का ही एक तरीके से कह सकते हैं, कोविड उसी से ओरिजिनेट हो रखा है। और अगर हमने डेटा नहीं रखा होता तो क्या हमें पता चलता कि SARS-CoV से ही कोविड-19 जो है वो रिलेटेड है? नहीं पता चलता। सिंपल सी बात है, देखिए डेटा की कितनी ज़्यादा एक तरीके से अहमियत है। और वही हमने SARS-CoV-2 के जो जितने भी पेशेंट थे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तब हमें पता चला कि हाँ, SARS-CoV-2 के जो पेशेंट थे उनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती थी, रनिंग नोज जो थी, एक तरीके से फीवर, ये सब सिम्टम्स आते थे, और यही सारे सिम्टम्स जो थे कोविड में भी आते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जो डेटा होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है एक डिजीज़ को टैकल करने में, क्योंकि हमें लगता है जनरली ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स क्या ही रोल प्ले कर पाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा रोल है। वैक्सीनेशन की हम बात की जा रही है तो करीब करीब हम देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग डेटा है। जैसा कहा जाता है कि करीब करीब 50 से 60% जो लोग हैं वो एक तरीके से इफेक्ट हो चुके हैं, यानी 700 से 800 मिलियन जो लोग हैं इसका मतलब इफेक्टेड हैं। लेकिन अगर डिटेक्टेड नंबर की बात की जाए, यानी जो गवर्नमेंट ने डिटेक्ट कर रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 11 मिलियन लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम इस डेटा को माने या इस डेटा को माने, कौन सा डेटा सही है? ना आपको पता है ना मुझे पता है। अब ऐसा क्यों हुआ? लैक ऑफ डेटा। ये सब इसकी वजह से हुआ क्योंकि हमारा प्रॉपर डेटा ही नहीं अवेलेबल है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल फिगर ये ऊपर वाला है 700-800 मिलियन वाला, या नीचे 11 मिलियन वाला एक्चुअल फिगर है। तो देखिए ये अहमियत होती है, राइटर ने एग्जाम्पल दिया है कि इसकी वजह से ही इंपॉर्टेंस हो जाती है कि हमें एक तरीके से डेटा मेंटेन करना ज़रूरत क्यों है। फेस मास्क, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये तो एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इन सब मेजर में भी हम काफ़ी शॉर्ट फॉल कर चुके हैं। लोग उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? लोग, अब आप देख सकते हैं वैक्सीन आई तो लोगों ने मास्क का पहनना कम कर दिया है, सैनिटाइजर्स का यूज़ जो है लोगों ने कम कर दिया है। इसी वजह से तो अभी रिसेंटली DGCA ने ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट किए थे कि कोई भी अगर इंसान अगर फ्लाइट में बिना मास्क के आता है तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये भी रिसेंटली हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों की इस टाइप की बेहुदा हरकतें हैं। इतना डिजीज़ फैला हुआ है तो उनको प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए ना, लेकिन नहीं, लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमें यही चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें लोगों में प्रॉपर एजुकेशन लानी है ताकि लोग इन सब चीज़ों का पालन करें प्रॉपरली। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज के डेट में कोविड जो है उसका एक तरीके से इन्फेक्शन जो है वो किस किस डेटा की तरफ हमें इंडिकेट करता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, कफ जो है, कफ स्नीज जो होता है, ओवर क्राउडिंग के दौरान कोविड बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन बढ़ता किस तरीके से है? लैक ऑफ एटिकेट्स, लोग मास्क नहीं पहनते। अर्बन रूरल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अवेयरनेस और एजुकेशन जो है ये रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कम है, ये तो आपको ही पता होगा। तो अर्बन एरियाज़ में फिर भी लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हैं। तो एक तरीके से कोविड-19 का जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो इन सब चीज़ों से ही बढ़ा है। राइटर यह भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आज के डेट में गैप था। गैप किस चीज़ में? NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में, और कोविड को जो हम टैकल करने के जो हमने एक तरीके से हथकंडा अपनाया उसमें। क्यों? NACO ने एड्स के टाइम में जब एड्स को टैकल करना था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में NACO ने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए, प्रिंसिपल्स लिए जो ऑन ग्राउंड जिनसे एड्स का प्रिवेंशन किया। लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन वाले प्रिंसिपल थे ये कोविड-19 के दौरान नहीं लिए गए। क्यों? क्योंकि NACO और जो हम कह सकते हैं कोविड-19 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं क्रॉस टॉक्स जो थी वो एक तरीके से नहीं हुई।
और इन्हीं क्रॉस टॉक्स ना होने की वजह से ही हम कोविड-19 को टैकल करने में दिक्कत आ रही है हमें। तो यहाँ पर ये सब चीज़ राइटर ने डिस्कस करी और राइटर आखिर में यही कहना चाहते हैं, देखिए हमें ये एक तरीके से मैसेज ही है आप सबके लिए कि इंडिया का जो स्टाइल है आज की डेट में कोविड को टैकल करने का, वो एक तरीके से काफ़ी लॉन्ग चल चुका है, उसका टेन्योर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और हमने ये भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने कंट्रोल किया, लेकिन कोविड जो है वो हम पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा है। तो अगर पब्लिक हेल्थ को सही डायरेक्शन में ले जाना है तो हमें इस टाइप के जो मेजर्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए NACO और कोविड के बीच के जो हमें मेजर्स लेने हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, उनको हमें एक तरीके से प्रॉपर कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है दोनों चीज़ें में। एक बार प्रॉपर कनेक्शन बैठ गया, लोगों को ऑन टाइम एजुकेशन मिल गई कि इस डिज़ीज़ के खिलाफ कैसे वो करना है, एटिकेट्स जो हैं वो प्रॉपर लोग फॉलो करें, तो डेफिनेटली इस टाइप की डिजीज़ हैं उनको हम टैकल कर ही लेंगे। राइटर यहाँ ये चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए हमने ये सारे आर्टिकल डिस्कस किए और ये जितने भी आर्टिकल्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हैं, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा, फैक्ट और फिगर को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितने अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको हर बार बताता हूँ। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।